नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कानून और आप और अली बुखारी दोनों आपकी खिदमत में हाजिर, अपने यूजुअल टाइम से थोड़ा सा लेट। कुछ दफ्तर से निकलते हुए देर हो गई, आज बहुत ज़्यादा रश था और इसलिए मैं बस कुछ कर नहीं सका उसके बारे में। बट एनीवे, अब तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैंने एक तो अनाउंसमेंट करनी थी, जो हमारी वीकली अनाउंसमेंट्स होती हैं कि इस हफ्ते मैं कहाँ पर होऊंगा। जिस तरह आपको लोगों को पता होगा सबको कि मैंने पहले भी लास्ट वीक भी कहा था कि मैं अब इल्फर्ड में और साउथ हॉल में अपॉइंटमेंट्स नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ फिंचली ऑफिस में अपने हेड ऑफिस के अंदर अपॉइंटमेंट्स कर रहा हूँ। अदर देन दैट मैनचेस्टर ऑफिस के अंदर मैं हर हफ्ते जाता हूँ और मैं वहाँ पे लोगों से मुलाकात करता हूँ। इस हफ्ते हमारी बर्मिंघम की बारी है, यानी इस हफ्ते थर्सडे को इंशाल्लाह बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात होगी। अगर आप मिलना चाहते हैं तो अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करा सकते हैं। मुझे बताया जा रहा था कि ऑलरेडी काफ़ी रश है, लेकिन हमेशा लास्ट मिनट पे भी कोई ना कोई कैंसिलेशंस हो जाती हैं। सो अगर आप मिलना चाहते हैं तो डेफिनेटली मिल सकते हैं। सो एक तो ये चीज़ होगी। अब बात करते हैं दूसरी कि जो हम आगे से कोई अपडेट्स के बारे में या कोई नई चीज़ जो मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ अपडेट की तरफ जाऊँ या एक कानूनी चीज़ के बारे में बात करूँ, एक मुझे किसी ने प्रपोजल दिया जो मुझे काफ़ी पसंद आया था। मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आप मुझे बताएं कि वो चीज़ सही रहेगी कि नहीं। मुझे किसी ने ये कहा कि बुखारी साहब आप ऐसे किया करो कि अपने प्रोग्राम के लिए एक टॉपिक अनाउंस कर दें कि जी आज हम इस प्रोग्राम में एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर बात करेंगे, या आज हम सिर्फ मैरिज वीज़ास पे बात करेंगे, या आज हम सिर्फ विजिट वीज़ास के ऊपर बात करेंगे। और उससे ये होगा कि उस प्रोग्राम के दौरान जो आपको कॉल्स आनी है वो सारी की सारी उसी एक कंटेंट से रिलेटेड होंगी, यानी उसी एक चीज़ से रिलेटेड होंगी। तो उसमें यह कि जो लोग सुन रहे हैं उनका भी बहुत फ़ायदा होगा, और जो कोई एप्लीकेशंस करके बैठे हुए या करना चाहते हैं और अगर वो टॉपिक उनसे रिलेटेड है तो उनको काफ़ी उससे फ़ायदा मिल सकता है। सो मुझे हमारा जो ईमेल एड्रेस प्रोग्राम के आखिर में आता है स्क्रीन के ऊपर info@bukharichambers.com, उसके ऊपर आप मुझे ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अगर आप सोचते हैं कि हाँ ये एक अच्छा तरीका हो सकता है तो मुझे बताइए, मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर मुझे इनफ रिस्पॉन्स आएगा इसके ऊपर तो मैं एक टॉपिक चूज़ करके पहले शुरू में थोड़ी देर उसके बारे में बात किया करूंगा, जिसके अंदर कि मैं उस टॉपिक को सारा एक ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूंगा और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर कॉल्स भी ले सका करेंगे। सो ये मुझे आप बताएंगे कि हम किस तरह से काम लेके चल सकते हैं, तो फिर मैं आगे से उस तरफ चलूंगा। अब मैं एक चीज़ जो आज डेफिनेटली मैं डिस्कस करना चाह रहा था, मैंने सोचा था, मैं पूरा हफ्ता इंतजार कर रहा था कि मैं लोगों से बात करूंगा। बहुत ज़्यादा एकदम से एक नई क्वेरी आना शुरू हो गई है और मेरा ख्याल है वो एक नई हवा चलनी शुरू हुई है। वो है एंटरप्रेन्योर के ऊपर 50,000 वाले वीज़ा के लिए। अब वो 50,000 वाला वीज़ा कौन सा है? आप सब जानते हैं या जानते होंगे, या जो नहीं जानते वो अब जान जाएंगे कि अगर आपके पास PSW वीज़ा होता है, यानी पोस्ट स्टडी वर्क, अगर आपके पास PSW इशू हो चुका हुआ है और उसके बाद आप एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो प्रोवाइडेड आप NVQF लेवल 4 से ऊपर का काम कर रहे हो तो आप उसके अंदर 50,000 पाउंड्स के साथ स्विच कर सकते हैं। अब ये तो एक चीज़ पुरानी चलती आ रही है। जनरल एंटरप्रेन्योर के तौर पे अगर आप जाना चाहते हैं, यानी आप NVQF लेवल 4 से नीचे का भी काम करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई वर्कशॉप खोलना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको 2 लाख पाउंड इन्वेस्ट करना होता है। अनलेस 50,000 वाली जो उसमें कैटेगरीज आती हैं वो ये हैं कि या आपको वेंचर कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर रहा हो, या यूके सीड कॉरपोरेशन की तरफ से आपको कोई रिकग्निशन मिली हो, या गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की किसी मिनिस्ट्री की तरफ से आपको फंडिंग मिली हो। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जो अचानक मैं सुन रहा हूँ पिछले 8-10 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे सवाल आ रहे हैं कि जी वेंचर कैपिटलिस्ट का 50,000 वाला कैसे काम हो सकता है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहता हूँ, वेंचर कैपिटलिस्ट कभी भी कोई छोटी सी मासूम सी चीज़ नहीं होती। वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब है, जिन लोगों ने वो ड्रैगन्स डेन BBC के ऊपर देखा हुआ है वो जानते होंगे कि एक एंटरप्रेन्योर जो वहाँ पे बैठ के कहता है कि अच्छा मुझे एक आइडिया पिच करो, मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या आइडिया है, कौन सा बिजनेस तुम चलाना चाहते हो, कौन सी तुम्हारी प्रोडक्ट है, मुझे वो आइडिया पिच करो। अगर मुझे लगता है कि ये बिजनेस में जान है, अगर मैं समझता हूं कि मैं इसमें प्रॉफिट कमा सकता हूं, तो फिर मैं अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करूंगा। ये होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। वो आपका पैसा नहीं है, वो वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा है। अगर आपको कोई ये कहता है अच्छा जी आप मुझे 50,000 दें तो मैं कंपनी बना के आपको वो 50,000 वापस कर दूंगा, तो वो गलत है। वो कानूनन बिल्कुल एक इलीगल चीज़ है और आप उसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर होम ऑफिस को पता चलता है कि आपने कोई ऐसा रास्ता बना के इस चीज़ को इस्तेमाल किया है तो आपको इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसका जिक्र किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है
कि किस किस्म की चीज़ें चलती है। एक पहले भी एक कंपनी ऐसी बनी थी, उन्होंने ये वेंचर कैपिटलिस्ट का काम शुरू किया और उन्होंने कहा कि जी हम लोगों को ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए वीज़ा दिया करेंगे, पैसा दिया करेंगे और उसमें चलेंगे। और उसमें क्या हुआ, लोगों ने धड़ाधड़ कोशिश की कि वहाँ पे पैसे जमा कराए जाएं और अपने ही पैसे उनको दे के कि जी इनसे वापस मिल जाएं, लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि ये पैसा उनका मारा भी जा सकता है। और मुझे जो चीज़ जहाँ तक पता है वो यही कि वो काफ़ी बड़ा एक डिबैकल हुआ था कि वो कंपनी आराम से 5-7 लाख पाउंड लेके गायब हो गई थी, वो उसके जो शेयर होल्डर्स थे वो गायब हो गए थे, तो कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। सो मैं सिर्फ इसलिए शेयर करना चाह रहा था कि नई नई चीज़ें आती रहती हैं जहाँ पे लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, एजेंट्स आपका फ़ायदा उठाते हैं। प्लीज़ अपने आप को उनके हाथों में उस तरह से मजबूरी के तौर पे रख के और अपने आप को नुकसान मत पहुंचाइएगा। वेंचर कैपिटलिस्ट, अगर आपका वाकई अच्छा आइडिया है, अगर आप समझते हैं कि ये आइडिया पिच करने से कोई आपको फंडिंग दे सकता है, तो जिस तरह से ये ड्रैगन्स डेन की बात करता हूँ मैं, या जिस तरह से हम बाकी एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं जिनके पास पैसा है, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, अगर वो आपको 50,000 पाउंड देते हैं, वो FSA रेगुलेटेड हैं, वो UK में रहते हैं और यहाँ पे वो कंपनी सेटअप है, देन ऑब्वियसली ये सारे काम आपका हो सकता है। लेकिन बहुत सोच समझ के चलिएगा इसके ऊपर, हर एक आगे अंधों की तरह प्लीज़ किसी को पैसे मत पकड़ा दीजिएगा। नाज़रीन, अब पहली ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, अपना सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, थोड़ी सी देर में दोबारा मिलते हैं। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द फर्स्ट ब्रेक। सीधा हम अपनी सवाल जवाब लेना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं पहली कॉल लूँ, सिर्फ एक और मुझे छोटा सा अपडेट याद आ गया है जो मैं मेंशन नहीं किया आपके साथ, और मैं सोच रहा था कि मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि जो लोग उसमें अफेक्टेड हैं वो ज़रूर उसको चेक कर लीजिए। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने अभी पूरा उसको पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट्स के लिए एक रिस्ट्रिक्शन और डाली जा रही है कि प्रॉब्ली अक्टूबर नवंबर के बाद, प्रॉब्ली नवंबर से कोई टाइम आ रहा है कि वो उस डेट के बाद वो किसी और कैटेगरी में स्विच नहीं कर सकेंगे। अगर ये चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल है, प्लीज़ 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 अभी इसी वक्त कानून को देखें, गौर से देखें। अगर आपको उसमें एडवाइस चाहिए तो किसी से मशवरा करें, उसको समझें, बिकॉज अगर वो टाइम आपका गुजर जाता है और आप स्टूडेंट वीज़ा पे चल रहे हैं, तो फिर आपको आगे से अगर स्विच करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, तो किसी भी कैटेगरी में आगे जाने के लिए आपको कंट्री छोड़नी पड़ेगी। ये चीज़ डिटेल्स में मैं देख के फिर आपके साथ दोबारा डिस्कस कर लूँगा, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अभी इस वक्त आपको मेंशन ज़रूर कर दूँगा ताकि जिन लोगों को ये चीज़ एप्लीकेबल है वो उसको ज़रूर समझ लें। अब नाज़रीन, सीधा अपने फ़ोन कॉल्स की तरफ चलते हैं, पहली कॉल लेते हैं। जी हेलो। हेलो अली बुखारी साहब। जनाब। हाँ जी भाजी, मेरे दो सवाल ने। दसो सर जी। पहला सवाल ये, मैं ना 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਜ਼ਟਰ। हाँ। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ FLR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2012 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ठीक। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 13-14 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਮ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ। ठीक। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੇਸ ਡਰੌਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ठीक। ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਾਣੀ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਹੋਮ ਅਫਸਰ ਵਾਲੇ। ठीक है। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਜਾਣੀ 13-14 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਮ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ, 2 ਦੀ ਜਾਂ 3 ਦੀ ਕਿਹੜੀ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸਰ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਓ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 10 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ डायरेक्टली फॉर नैशनैलिटी। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ 2004 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 11 ਸਾਲ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੌਟਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੌਰਨ ਕਰੋ। ਨਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰੋ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ NHS ਦਾ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰੋ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ 2012 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਵ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਨਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਵ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫਟਰ 9 ਜੁਲਾਈ 2012 ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ 13 ਸਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 11 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਵ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੱਪ ਰੌਲਾ ਹਰ ਤਰਫ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, 13-14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਕहीं ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਕੌਣ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਦਾ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਓ। ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵकील ਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਏ। ठीक है सर जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वासम, मैं बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे ये सवाल करना है कि मैं टीयर 2 पे हम लोग आए थे 2010 में। अच्छा, उसके बाद हमने गलती से चाइल्ड बेनिफिट क्लेम कर लिया था उसी साल 2010 में, बट हाउएवर हमने उसी साल HMRC को बता दिया था कि हम एंटाइटल्ड नहीं है, बंद करवा दिया था ठीक, और जो पैसे थे वो भी वापस कर दिए थे। उसके बाद हमारी एक्सटेंशन आई थी टीयर 2 की 2 दफ़ा। हमने दोनों दफ़ा आपसे ही मशवरा किया था और डिक्लेयर कर दिया था फॉर्म के ऊपर कि जी अपनी गलती से ले लिए थे लेकिन वापस कर दिए थे, तो हमारी एक्सटेंशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद ILR भी हो गई। अब हमने अप्लाई करा नेशनलिटी के लिए, तो हमें फिर कुछ लिखना पड़ेगा फॉर्म के ऊपर, डिक्लेयर करना पड़ेगा या नहीं? जी बिल्कुल आप लिखें सारा कुछ जिस तरह पहले आपने किया। आपकी एक्सटेंशन भी हो गई, आपकी ILR भी हो गई है, सो होपफुली दे हैव नॉट टेकन दैट अगेंस्ट यू। सो अगर आपके कोई और रीज़न नहीं है ऐसा रिफ्यूज़ल का तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए उनको। तो फॉर्म पे जरूरत है लिखने की दोबारा से इसको? देखें, आपने फॉर्म पे जो सवाल जहाँ पे आता है, फॉर एग्जांपल आप ILR के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे बेनिफिट्स का जिक्र आता है। अगर आप नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जिसमें कहीं बेनिफिट्स का जिक्र नहीं है तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सो लेकिन जो आप तब कवर लेटर लगाएंगे उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ मेंशन थोड़ी सी कर दीजिएगा कि जी हमने सारा टाइम बहुत अच्छी तरह से गुजारा है, कोई हमारा मसला नहीं है, कोई इशू नहीं हुआ है, मैंने एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई किया था, कोई इशू नहीं था, मैंने इंडेफिनिट लीव के लिए भी अप्लाई किया, मुझे कोई इशू नहीं था। हाँ, एक चीज़ थी, गलती से वो चाइल्ड बेनिफिट शुरू किया गया था विच वॉज स्टॉप्ड इमीडिएटली एंड एवरीथिंग वॉज रिटर्न। सो आई विश टू क्लैरिफाई that I have never remained in breach of any immigration rules. I am not guilty of any criminal conduct or have not been convicted for any criminal offences और ना ही मेरे पर कोई civil penalties है। वो सारा कुछ जब आप लिख के भेज देते हैं तो इंशाल्लाह you should be fine, कोई मसला नहीं होना चाहिए उसमें। Alright sir, best of luck जी। अगला सवाल है जी। हेलो 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 जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वासम, बताइए सर, सुन रहा हूँ।
जी अली बात कर रहा हूँ कमेंट्री से। मैंने पूछना था, मैंने ना इंडेफिनिट अप्लाई किया था सेटलमेंट जनवरी में, हाँ ठीक है, और मुझे लेटर आया था एक्नॉलेजमेंट, अब वो फिंगर बायोमेट्रिक हो गया मेरा, ठीक है, और तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए। मैंने कॉल की थी होम ऑफिस को, तो होम ऑफिस को मैंने पूछा आप तो लेटर आया था 6 महीने में कंप्लीट हो, कोई डिसीजन नहीं आया, मैंने ट्रैवल करनी है इमरजेंसी में, जी ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपकी एप्लीकेशन अनकम्प्लीट है, प्रोग्रेस में है। जी जी। हेलो भाई, कहाँ चले गए? ओके, आपका सवाल जो अभी तक समझ आया वो ये कि आपने एप्लीकेशन की थी जनवरी में, सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया था आपने, अभी तक एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग है, अभी तक उसका जवाब नहीं आया, आपने फ़ोन किया वहाँ पता करने के लिए तो उन्होंने कहा कि अभी एप्लीकेशन आपकी डिसाइड नहीं हुई है। अगर आपका सवाल सिर्फ ये है कि एप्लीकेशन में कितना टाइम लगता है, तो वाकई 6-7 महीने से ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन का अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया और आपको उन्होंने बता दिया कि हाँ जी एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग चल रही है, देन दैट्स फाइन। अगर ये सवाल आपका नहीं था और कुछ और था तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि इसके अलावा तो मुझे नहीं पता हमने क्या पूछना था। लेकिन अगर सिर्फ डिले वाली बात है तो उसमें यही है कि आपको इंतजार करना है, उनके साथ इन टच रहिए आप जिस तरह से कर रहे हैं, एंड देन जस्ट कीप ट्राइंग टू फाइंड आउट। और अगर कहीं पे बहुत इनऑर्डिनेट डिले होती है तो वहाँ पे आप शोर मचा सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा सवाल है कि हम ना यहाँ पे 2005 में स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे। मेरे हस्बैंड मेन एप्लीकेंट थे और हम डिपेंडेंट थे 2005 में? जी। और मई में हमारी स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो गई, तो हमने ह्यूमन राइट्स का केस डाला मेरे बेटे के ऊपर, जो 2 साल का था जब हम उसे यहाँ से वहाँ से यहाँ ले आए थे। अच्छा, तो अभी ना वो रिफ्यूज़ होके आ गया है, तो हमने अपील किया है करके, बट उसकी अभी तक कोई डेट नहीं आई है। और लॉ मतलब मेरे हस्बैंड को 10 इयर्स भी पूरे हो गए ये 22 तारीख को। अच्छा। तो हमें क्या करना चाहिए, प्लीज आप डिटेल में बताओगे? मुझे एक दो सवाल पूछने हैं आपसे। एक तो मुझे बताइए कि बच्चा आपका उस वक्त क्या एज थी जब आप आए थे 2005 2 में? साल का था, अब वो 11 साल का हो गया है। अच्छा, वो 2005 में 2 साल का था। और आपने एप्लीकेशन कब डाली अपनी? मई 2015। अच्छा, मई 2015 में डाली। हाँ, मैं वही जी। उस पर बस थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। ओके, चलो ठीक है जी, मैं बताता हूँ। जहाँ तक आपके हस्बैंड की बात है जी, आपके हस्बैंड को अगर 5 साल लीगली कंसेक्यूटिवली हो गए हैं तो 10 वो years हो गए, अप्लाई कर सकते हैं जी। सॉरी, 5 साल कह रहा हूँ, 10 साल अगर उनको लीगली कंसेक्यूटिवली हो गए हैं तो वो उसकी बेस पे इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लीगल और कंसेक्यूटिव और ये कंटिन्यूस लीव का क्या मतलब होता है? अक्सर लोग कहते हैं, मेरी कल एक साहब के साथ बात हो रही थी वो फ्राइडे को, वो ये कहते हैं कि जी मैंने यहाँ पे असाइलम कर लिया था आते ही, तो मैं तो सारा टाइम लीगल गुजारा। अब उनको असाइलम के बाद रिफ्यूज़ल, फिर वो अपील, फिर वो कहते हैं जी मैं रिपोर्टिंग पर जा रहा था, वो सब भी चलता रहा। ये असाइलम करना, रिफ्यूज़ हो जाना, उसके बाद अपीलें करना, रिफ्यूज़ हो जाना, फिर उसके बाद आप रिपोर्टिंग पे लगे रहें, फ्रेश लीव करके इंतज़ार करते रहें, ये सारा टाइम आपका लीगल नहीं गुजर रहा। लीगल तब गुजरता है अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं, आपके पास वैलिड लीव होती है, आप फ़ौरन असाइलम कर देते हैं, आपको वहाँ पे लीव दे दी जाती है, जिसका मतलब है कि आपको टेम्प्रेरी एडमिशन दे दी गई। अब आपका वो असाइलम का मैटर चलता है सारा, और आपको जाके उसकी बेस पे असाइलम आपका एक्सेप्ट हो जाता है। सो जितना टाइम आपका गुजरा उस रेफ्यूजी स्टेटस तक मिलने तक, वो सारा टाइम आपका लीगल काउंट हो जाता है, बिकॉज आपको लीव दी गई थी, टेम्प्रेरी लीव दी गई थी, और आपको आगे से असाइलम जाके सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अगर वो आपका सक्सेसफुल नहीं होता तो वो सारा टाइम जो आपका टेम्प्रेरी लीव पे गुजरा है वो एज लीगल स्टेटस काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब आपके केस में मैं आता हूँ। आपके हस्बैंड यहाँ पर आए 2005 में, उस वक्त से लेके अभी तक उन्होंने जो सारा टाइम गुजारा है, अगर कहीं पे उनकी कहीं वैलिड लीव टू रिमेन बीच में डिप नहीं की और उन्होंने थ्रू आउट कंटिन्यूसली जो भी टाइम गुजारा वो लीगली यहाँ पे गुजारा है, देन दैट्स फाइन। फिर वो 10 साल की बेस पे पैराग्राफ 276 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या चीज़ होती है, आपकी कहीं पे कोई गैप आ जाता है, कहीं पे कोई ब्रेक हो जाती है लीव आपकी, या फॉर एग्जांपल अब आपने मई 2015 में आपने एप्लीकेशन डाली फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द चाइल्ड, 7 साल की बेसिस पे। अब उससे पहले आपकी क्या लीव चलती आ रही थी, क्या वो स्टूडेंट लीव कंटिन्यू हो रही थी, क्या किसी और कैटेगरी में था, वो जो कुछ भी था, अगर था तो उसकी बेस पे 10 साल के लिए वो अगर उन्होंने टाइम गुजार लिए कम्प्लीटली कंटिन्यूसली लीगली, तो उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका दूसरा सवाल आता है जो बच्चे वाला है। बच्चे को आपने बताया कि आपका सारा टाइम यहीं पे गुजरा, 2 साल का था जब 2005 में आया यहाँ पे, अब 2015 के अंदर वो 10 साल से ज़्यादा गुजार चुका हुआ यहाँ पे।
पॉइंट तो यही बनता है कि अपना एविडेंस अच्छा इकट्ठा कीजिए, अपना सारा कुछ जमा कीजिए, जिसकी बेस पे आप कोर्ट में जाके, या कोर्ट में कह रहा हूँ होम ऑफिस में जाके आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आपने जो चीज़ प्रूव करनी है, आपके सारे केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जिस पर आपको स्टेटस मिलना है, वो ये कि ये बच्चा जो आपके साथ आया, जो उस वक्त 2 साल का था, जो अब यहाँ पे 10 साल गुजार चुका है, उस बच्चे को यहाँ से निकालना अनरीजनेबल होगा। ये पॉइंट है जिसके पर बात बनेगी। अब आपने अगर एविडेंस कोई ना लगाया तो आपके इस अनरीजनेबलनेस को माना नहीं जाएगा। कई दफ़ा एक छोटा सा पॉइंट होता है या छोटा सा एक एविडेंस का एविडेंशियल इशू होता है और आप बहुत सारे एविडेंस लगा दें उसमें, तो वो आपका काम सही हो जाता है। लेकिन अगर आपने एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के लिए, या जिससे हम 7 साल वाली बात कर रहे हैं, अगर आपका सारा एविडेंस नहीं लगता तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम होगी। सो मेरा मशवरा ये, डोंट टेक इट लाइटली। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे, ओ जी आपके तो जेब में पड़ा हुआ स्टेटस, आपके बच्चे को 10 साल हो गए। नहीं, वो जेब में स्टेटस तब आएगा जब आपने तमाम एविडेंस दिया, जब आपने पूरा पूरा आर्ग्यू किया अपने तमाम बच्चे के एविडेंस के साथ कि क्यों अनरीजनेबल है उस बच्चे को यहाँ से वापस भेजना। जब आप वो चीज़ करेंगे तो उसके ऊपर होगा। जितने लोगों को 7 साल वाली एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती हैं, जितने लोगों को कोर्ट से रिफ्यूज़ल्स आते हैं, अपने डिसीजंस पढ़ के देखें, अपने उन पैराग्राफ्स को देखें जहाँ पे वो कहते हैं कि जी अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द एविडेंस सबमिटेड, या ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस सबमिटेड, या ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस अवेलेबल, इनको हम स्टेटस नहीं दे रहे। ये एविडेंस की बात होती है। सो अगर वो आपका एविडेंस सारा ठीक हो जाता है तो आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है जी, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आके दोबारा अपने सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। मिलते हैं थोड़ी सी देर में। नाज़रीन, लास्ट ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूं। अपना नेक्स्ट सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर यहाँ पे मैं ये फैमिली मेंबर के ऊपर हूँ। मेरी वाइफ पोलिश है, मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ। ओके। लेकिन मैंने अपने भाई का वीजा अप्लाई किया था एज एक्सटेंडेड मेंबर ऑफ फैमिली मेंबर ऑफ ये नेशनल। सॉरी, आपकी आवाज़ बिल्कुल गायब होगी जी, बोलें दोबारा। मैंने पहले अपने भाई का वीजा अप्लाई किया था एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर ऑफ ये नेशनल। हाँ, वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि हमने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लगाया था। अच्छा, अपील का राइट दिया था, लेकिन हमने दोबारा केस किया मैरिज सर्टिफिकेट डाल के, ठीक। तो उन्होंने दोबारा रिफ्यूज कर दिया है कि हम सेटिस्फाई नहीं हुए आपके केस के, आपका भाई आप पे ही डिपेंडेंट है। ठीक, हम उसको पैसे भी भेज रहे हैं अपने भाई को पिछले 1 साल से, वो मेरे पे ही डिपेंडेंट है टोटली। ठीक है। उसकी स्कूल की फीस है, उसकी डॉक्टर उसकी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, अपील का राइट दिया। हाँ, तो अपील की करें या क्या करें? ओके, आप मुझे बताइए जो इसमें कानून है आप उससे कितना वाकिफ हैं? कुछ भी नहीं पता इस कानून का। तो सर एप्लीकेशन आपने खुद की थी कि एक वकील साहब ने की थी? एक वकील से करवाई थी। अच्छा, वकील साहब को फिर मेरा ख्याल है इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी जो डिपेंडेंसी की बात होती है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं होती, और जहाँ तक फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की बात है वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रूव करनी होती है। अब अक्सर लोग गलती क्या करते हैं उनको कह दिया जाता है कि जी आपने एप्लीकेशन करनी है तो आपको डिपेंडेंसी दिखानी है, डिपेंडेंसी के लिए आप उनको पैसे भेजा करें रेगुलरली। आपने कहा अच्छा चलें ठीक है जी, मैंने पैसे भेजने शुरू कर दिए हैं। आप उनको बैंक स्टेटमेंट से पैसे भेजते हैं, बैंक से बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं, या आप कोई वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेजते हैं, या आप किसी और मनी ट्रांसफ़र एजेंसी के थ्रू भेजते हैं। अब आपने पैसे भेज दिए, आपने कहा बात ठीक है जी मेरा काम पूरा हो गया, मैंने पैसे भेजने थे, 6 महीने का पैसे भेजने का मेरा एविडेंस है, लो जी बात ख़त्म हुई, अब तो काम होना चाहिए। नो, जो आपसे एविडेंस एक्सपेक्टेड है वो ये भी दिखाए कि वो पैसा जो आप भेजते हैं वो पैसा किधर खर्च किया जा रहा है। क्या वो बैंक से निकाल के कैश लंपसम निकाला जाता है और उसके बाद खर्च किया जाता है, या बैंक कार्ड से वो उधर से खर्च किया जाता है, या आपके चेक से पेमेंट जाती है, क्या होता है, वो भी आपको उसमें चीज़ दिखानी चाहिए। प्लस एक चीज़ और जो भी देखने में आ रही है वो ये है कि आपकी जो डिपेंडेंसी की बात है उसके अंदर आपकी कुछ इमोशनल डिपेंडेंसी, कुछ उसमें आपकी सोशल डिपेंडेंसी, आपके अकोमोडेशन की डिपेंडेंसी, वो सारी चीज़ें भी आ सकती हैं उसके अंदर। सो जितना ज़्यादा आप उसको दिखा सकते हैं उस पर चलें। अब जहाँ तक आपकी अपील का मामला है, आप अपील डेफिनेटली कर सकते हैं, जा सकते हैं उसके अंदर, और क्योंकि इन कंट्री अपील है तो उसके अंदर आप और एविडेंस भी लगा सकते हैं। सो मेरा तो ख्याल है कि आपको अपील करनी चाहिए उसकी। अगर आपके पास अपील का कुछ टाइम है, थोड़ा सा ज़रा सोच समझ के उसको कीजिएगा, बिकॉज जो आप ग्राउंड्स में लिखेंगे उसी के ऊपर आप आगे जाके रिलाई कर सकते हैं। सो अगर खुद नहीं पता तो उसको खुद मत कीजिएगा, और अगर कोई वकील साहब आपके पूरा 100% समझते नहीं, जिस तरह से मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई है, अगर उन्होंने वो सब कुछ आपको नहीं समझाया था तो प्रॉबली इज़ वर्थ इट कि आप थोड़ा सा
वकील साहब को चेंज कर लें प्लीज़, क्योंकि उसके अंदर फिर आपको ये होगा कि कम से कम इन्फॉर्मेशन तो आपको सही मिलेगी ना, आपको पता तो हो कि लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कि आप उन लीगल रिक्वायरमेंट से पूरे भी उतरते हैं कि नहीं। और अगर आप नहीं पूरे उतरते तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग, फिर तो आप सिर्फ टाइम और पैसा अपना वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं। मेरा आपको मशवरा ये होगा कि ईए एप्लीकेशंस के अंदर जहाँ कहीं आपको राइट ऑफ अपील मिलता है उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, बिकॉज अगर आप कोई सब्सिक्वेंट एप्लीकेशंस करते हैं हो सकता है आपको अपील का राइट ना मिले। अभी आपको अपील का राइट मिला है, कोर्ट में जाइए, अपनी सारी तैयारी कीजिए, कानून को समझे, कानून क्या मांगता है उसके मुताबिक आपका एविडेंस होना चाहिए, उस एविडेंस की बेस पे जाके कोर्ट में फाइट कीजिए केस को, और who knows, आप उसको जीत कर निकल सकते हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक सर। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे ये पूछना था कि मुझे मेरी और मेरी मदर की असाइलम करनी है, उसका क्या होगा? और सेकेंडली, अगर हमारे पास आईडीज नहीं है तो वो हमें डिटेन करेंगे? ओके, बस यही दो चीज़ें आपकी? हाँ, और अगर आपके साथ कांटेक्ट करना हो तो मैं कैसे करूँगी? सबसे आसान सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, आप मुझे गूगल कर सकते हैं, आप मुझे लॉ सोसाइटी पे ढूंढ सकते हैं, आप मुझे मेरी वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं, आप यूट्यूब पे बुखारी चैम्बर्स के चैनल से ढूंढ सकते हैं, आपको वीनस टीवी से नंबर मिल सकता है, आप ऐसे भी कुछ सर्च करेंगे तो आपको मेरे बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो वो तो मुश्किल नहीं। अब बात आती है आपके असाइलम के बारे में कि आपने अगर असाइलम करना है, पहला सवाल आपका बहुत ही इनोसेंट सा सवाल था कि जी वो असाइलम करूंगी तो उसमें क्या मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि वो फ़ौरन आपको मिल जाएगा। यू नीड टू प्रूव योर केस। आपको प्रूव करना है कि एक तो ये कि आपको प्रोसिक्यूशन का खतरा है। प्रोसिक्यूशन में और प्रोसिक्यूशन में फ़र्क है। प्रोसिक्यूशन होती है जहाँ पे कोई आपके खिलाफ रिपोर्ट की जाती है और आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा कोर्ट में जाके, आपके खिलाफ वहाँ पे जिस तरह यहाँ पे ग्राउंड प्रोसिक्यूशन सर्विस होती है, आपको कोर्ट में जाके कटहरे में खड़ा करके आपके ऊपर पूरा ट्रायल किया जाता है, उसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं। परसिक्यूशन डिफरेंट चीज़ होती है। परसिक्यूशन का मतलब है कि आपके साथ एक तरह से ज़्यादती की जा रही है, जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, जो पुलिस है या लोकल सर्विसेज हैं, वो आपकी मदद नहीं कर रही हैं और आपको किसी न किसी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है या आपके साथ कोई और किसी किस्म की ज़्यादती की जा रही है जिसके लिए आपको कहीं से मदद नहीं मिल रही। सो एक तो आपको ये फेयर और परसिक्यूशन का मामला रिजॉल्व करना है। दूसरा, आपको ये भी प्रूव करना है कि आपके जो अथॉरिटीज़ हैं, जो वहाँ की कोई NGOs हैं, कोई औरतों की तंजीमें हैं, वो आपको मदद करने को तैयार नहीं हैं या वो मदद कर नहीं सकती। यही याद रखिए, इन दोनों मामलों में आपको ये प्रूव करना है दैट द अथॉरिटीज़ आर आइदर अनविलिंग और अनएबल टू प्रोवाइड द हेल्प। अब अनविलिंग का मतलब है कि वो जान के नहीं करना चाहती, अनएबल का मतलब है कि वो कर नहीं सकती। सो अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको लगता है कि आपकी कहीं पे मदद नहीं हो सकती, और थर्ड पॉइंट जो इंटरनल रिलोकेशन का पॉइंट होता है कि जी आप पूरे कंट्री में कहीं पे भी चले जाएं, आपको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए और आपको फिर भी निशाना बनाया जा सकता है, तो फिर आपका असाइलम जाके होता है। सो अगर आपको असाइलम मिलता है, यानी आपको रिकग्नाइज कर लिया जाता है एज ए रेफ्यूजी, तो उसकी बेस पे आपको 5 साल का रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है। वो रेफ्यूजी स्टेटस 5 साल गुजारने के बाद आप परमानेंट वो उसके इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करते हैं सेटो फॉर्म के थ्रू। जब इंडेफिनिट लीव आपको हो जाती है, उसके 1 साल के बाद जो अभी कानून जिस तरह चलता है, आपको यहाँ की नेचुरलाइजेशन के लिए एलिजिबिलिटी बन जाती है, जिसका मतलब आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने आप को ब्रिटिश बनाने के लिए। एक दफ़ा जब आप ब्रिटिश बन जाते हैं, अब आप रेफ्यूजी होना ख़त्म हो जाते हैं और अब आप ब्रिटिश नेशनल बन जाते हैं। सो अब आप कहीं पे भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, चाहे हालात आपकी कंट्री में बेहतर हो जाएं, अब आप ब्रिटिश नेशनल के तौर पे वहाँ पे जाना चाहें तो ज़रूर जा सकते हैं। ठीक है जी, ये तो 2 चीज़ें आपकी यहाँ की होगी। बाकी आपने पूछा था कि अगर आपके पास आईडीज़ नहीं है तो क्या आपको डिटेन कर लिया जाएगा। आईडी ना होने का मतलब है कि आप प्रूव नहीं कर सकते कि आप कौन हैं, लेकिन अब आपकी फ़ोटोग्राफ से आपको मैच भी किया जा सकता है। सो अगर आपने ये चीज़ की हुई है कि आप आए यहाँ पे, आपने अपनी आईडीज़ को छुपा दिया या कुछ मिसप्लेस कर दिया या कुछ भी हो गया, उनको जाके अपना सही नाम बताइए, उनको जाके अपनी सही डिटेल्स बताएं और उसकी बेस पे वो आई एम श्योर आपको ढूंढ सकते हैं। जहाँ तक बात है कि वो आपको डिटेन कर लेंगे, ऑफ कोर्स डिटेन आपको कभी भी किया जा सकता है। अगर आपके पास स्टेटस नहीं है, जब आप जाते हैं असाइलम करने के लिए, तो आपको डिटेन किया जा सकता है। अब आजकल क्या चल रहा है, अब जैसा फॉर एग्जांपल जो फास्ट ट्रैक है उसको सस्पेंड किया गया।
अब फास्ट ट्रैक सस्पेंड करने का मतलब क्या है कि जो लोग पहले जाते थे असाइलम करने के लिए उनको फट पकड़ के बिठा लिया जाता था और उनको कहा जाता था कि जी आपको अब हम यहाँ से अपने सिस्टम के अंदर रखेंगे और अपने डिटेंशन सेंटर में रखेंगे और वहीं से आपको हम फास्ट ट्रैक में डाल के आपका केस जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। वो चीज़ अभी सस्पेंडेड है। अब अभी तो सस्पेंडेड है, लेकिन किस किस्म की किस नौयत की चीज़ इसके बाद आएगी वो सब कुछ अभी देखना बाकी है। आपको मैं ये कहूँगा, अगर आपकी आईडीज़ नहीं हैं या आप असाइलम करने जाना चाहते हैं, प्लीज़ खुद मत कीजिएगा जाके। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि इसके पीछे पेचीदा कानून इन्वॉल्व है और स्पेशली इमिग्रेशन लॉ जो यूके का है वो दुनिया के सबसे पेचीदा कवानीन में से एक बन चुका है अब। मैं आपको यही कहूँगा कि बिल्कुल मेक श्योर कीजिएगा कि आपका वकील ठीक हो। अगर आप लीगल एड के वकील के साथ जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी असाइलम सीकर को लीगल एड मिल सकती है अगर आप जाके पहला असाइलम करना चाहते हैं। वो बाद में होता है कि आपकी लीगल एड के मिलने के बाद आपने केस को फाइल किया, आपने इंटरव्यूज़ किया, आपको रिफ्यूज़ कर दिया कोर्ट की तरफ से या होम ऑफिस ने, उसके बाद फिर होता है कि आपके चांसेस देखे जाते हैं कि उन चांसेस के मुताबिक आपको लीगल एड मिल सकती है कि नहीं। लेकिन अगर आपने चांसेस को नहीं देखना और आपके चांसेस बेहतरीन हैं, अच्छे हैं और आप या प्राइवेट जाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, ज़ोर डालिए इस चीज़ पे कि आप कानून को समझते हुए अपना असाइलम क्लेम इस्टेब्लिश कर सकें। मैं बार बार कहता हूँ लोगों को, ये मत सोचें कि जी अब असाइलम नहीं होता। असाइलम्स होते हैं, मेरे केसेस अभी भी होते हैं और सुनने वाले आई एम श्योर कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके अभी रिसेंट टाइम्स में हुए हैं, जो मुझे पता कि रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं और वो मुस्कुरा रहे होंगे जिस तरह मैं मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि असाइलम होना इम्पॉसिबल नहीं है। असाइलम होने के लिए आपको कानून को समझ के उसके मुताबिक अपने केस को तैयार करके प्रेजेंट करना होता है। अगर आप इंटरव्यू पे जाते कोरे बैठे में, बिल्कुल आपको पता ही कुछ नहीं कि बात क्या करनी है, तो आप क्या करेंगे जाके वहाँ? या आप कोर्ट में जाते हैं, आपके वकील साहब को नहीं पता या वकील साहब ने परवाह नहीं की है कि आपके केस को सही तरह से तैयार करें, या आपको ही कानून का नहीं पता कि आप किस कानून के तहत लड़ रहे हैं, तो जब आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे तो आप तो इधर उधर की मारेंगे ना। और वो तो तुक्का लगने वाली बात है कि अच्छा कहीं पर आपने सही जवाब दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज जो आपको समझ आया आपने वो बोल दिया। भाई अगर यही करना है कि जो आपको समझ आए वही बोलना है, तो वकील की क्या ज़रूरत है? फिर आपको कोई गाइडेंस तो नहीं मिली। हाँ, वकील आपको गाइड जरूर कर सकता है कि कानून क्या कहता है। मैं कहानी बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं गाइडेंस की बात कर रहा हूं कि कानून क्या कहता है, ताकि जब आप जवाब दें तो जिस चीज पे आपको जोर डालना चाहिए आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ताकि वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर आप ज्यादा केस को लड़ सकें जाके। ठीक है, आपका सवाल आपने देखो मुझे असाइलम पे शुरू करा दिया, मैं असाइलम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ। आपने मुझे असाइलम पे ये कह के शुरू कराया था कि क्या असाइलम आपका हो सकता है, एंड सेकेंडली आपके पास आईडीज़ ना हो तो आप फिर भी असाइलम कर सकते हैं। आईडीज़ ना हो तो आपको तंग ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके बगैर भी आपका असाइलम हो सकता है। जहाँ तक बात है कि केस में आपको क्या होगा, कानून मैंने सारा खोल के आपके सामने रख दी है। अब इसको समझें, किसी प्रॉपर वकील के थ्रू जाइए जो अपना काम अच्छी तरह जानता हो और फिर असाइलम कीजिएगा। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अली, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। आपने अभी बताया कि जिन बच्चों को यहाँ 10 साल हो जाते हैं रहते हुए, वो डायरेक्टली ब्रिटिश नेशनल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो मेरे हस्बैंड के पास इस वक्त जो सिचुएशन है, मेरे हस्बैंड के पास इंडेफिनेट है। मेरा इंडेफिनेट नेक्स्ट ईयर 2016 मार्च 2016 में मुझे यहाँ पे 10 साल हो जाएंगे। मेरा इंडेफिनेट मैं एप्लीकेशन करूंगी, बेसिकली मैं आपके थ्रू ही करूंगी, लेकिन मेरे बच्चे जो उनसे हैं उनको भी 10 साल हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, यानी कि तो मुझे उनकी डायरेक्ट ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। तो उनका लिए मुझे डेफिनेट वीजा नहीं करना होगा, एप्लीकेशन सेंड नहीं करनी होगी, यही मुझे कंफर्म करना था। आप पहले मुझे 2 सवालों के जवाब दे दीजिए। एक तो मुझे ये बताइए कि बच्चे आपके यहीं पैदा हुए हैं? नहीं, बच्चे यहाँ पैदा नहीं हुए। बच्चे जो मेरी सबसे छोटी थी वो 1.5 ईयर की थी। अच्छा, जब यहाँ आई थी। ओके, तो आपके जितने बच्चे हैं वो सारे बाहर पैदा हुए हैं? जी बिल्कुल। ओके, मैं अब आपको क्लियर करता चलूँ जी। मैंने जो अभी बात कही है वो ये कही है कि जो बच्चे यूके में पैदा होते हैं और फिर कंटिन्यूसली 10 साल यहाँ पे गुजारते हैं, उनको आप रजिस्टर करा सकते हैं एज ब्रिटिश नेशनल्स डायरेक्टली। जो बच्चे यहाँ पे पैदा नहीं होते, जो बच्चे बाहर से आते हैं, अब उन्होंने आके 7 साल गुजारे, 8 साल गुजारे, जो कुछ भी हुआ, वो डिपेंडेंट रहते हैं तब तक जब तक वो अंडर 18 होते हैं। सो आपका जो भी स्टेटस है वो उसी स्टेटस के ऊपर डिपेंडेंट चलेंगे आपके साथ। आप जब ILR के लिए अप्लाई करें
LR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनका भी वही टाइम आपके साथ गुजरा हुआ है और उनकी वही डिपेंडेंसी आपके साथ चलती आ रही है। क्योंकि आपने जब अप्लाई करना है, एक चीज़ याद रखें, आपने जब अप्लाई करना है तो आपने अप्लाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ 10 years कंटिन्यूस लीगल रेजिडेंस, जो मुझे अभी तक समझ आई है। सो उसके अंदर आपके डिपेंडेंट्स वैसे ही नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपका कोई स्टेटस चल रहा हो जिसमें डिपेंडेंसी चल रही है आपके बच्चों की और उसकी बेस पे आपको इंडेफिनिट लीव मिलनी है, तो बच्चे आपके साथ ही अप्लाई करते हैं। अब आपके केस में क्या है, बच्चे आपके यहाँ पर आए, द यंगेस्ट वाज ओनली अ year and a half एट दैट टाइम, दैट्स फाइन। आपने जब अप्लाई करना है, अगर उन सब बच्चों को भी इंडिविजुअली उनकी अपनी अपनी जगह पे 10-10 साल कंटिन्यूस रेजिडेंस के लीगली हो गए हैं यहाँ पे, तो सारे अपनी अपनी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेट लीव के लिए। ये जो मैंने आपको पहली चीज़ बताई कि 10 years कंप्लीटेड इन द यूके, उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन एज ए ब्रिटिश नेशनल, वो सिर्फ तब है जब बच्चा यहाँ पैदा होता है। अगर वो पैदा होके फिर 10 साल गुजारता है तब, अगर वो बाहर से आता है 10 साल गुजारता है तो फिर उसको वो 10 years लीगल स्टेटस अगर उससे गुजारा तो उसकी बेस पे ILR मिल सकती है। अगर वो डिपेंडेंट है माँ बाप के ऊपर किसी बेस पे और वही चीज़ चलती आ रही है और वो 18 साल से कम उम्र का है तो उसकी बेस पे उसको इंडेफिनिट लीव मिल सकती है। ऑलराइट जी, आई होप दैट क्लैरिफाइज एवरीथिंग फॉर यू। नाज़रीन, अब मुझे बताया जा रहा है कि हमारा सिर्फ 1 मिनट का टाइम रह गया, तो मैं अब नई कॉल इसके बाद नहीं लूँगा, लेकिन मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। मुझे पता है कि मुझे लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं रब्ता करने की, और मेरी पूरी कोशिश होती है जहाँ तक हो सके मैं उनको ज़रूर जवाब दिया करूँ। मेरे असिस्टेंट्स मेरे साथ जो हेल्प करते हैं, जो मुझे बहुत बहुत मदद करते हैं दफ्तर में, उनको यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि जहाँ पे कोई सवाल उनको नज़र आता है, जो तो कोई ऐसा सवाल है कि जी आप कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो तो मैं फ़ौरन आपको दे सकता हूँ। लेकिन अगर कोई लंबी डिटेल में जाते हैं तो फिर आपको ये कहा जाता है कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर लें या आप अपनी कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, जिस तरह से भी आपको सूटेबल। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी कंसल्टेशंस करना या मुझसे रब्ता करना अब बहुत आसान है। आप मुझे स्काइप पे भी मिल सकते हैं, और मैं जो बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ, बहुत ज़्यादा स्काइप कंसल्टेशंस रोज़ करता हूँ। आप मुझे फेस टाइम पे मिल सकते हैं, आप फ़ोन पे कर सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं, पर्सनली आके मिल सकते हैं। लेकिन करने का सब कुछ ये मकसद है कि अब इंशाअल्लाह मैं खुद अपने दफ्तर में बैठ के हर चीज़ को पर्सनली लुक आफ्टर कर रहा हूँ, जिस तरह से आज से बहुत साल पहले किया करता था। सारा काम फैला लेने का काम का मतलब ये नहीं होता कि काम आपका अच्छा हो रहा है। स्टैंडर्ड मेंटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाज़रीन, अब आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। मेरा ख्याल है अगले हफ्ते बैंक हॉलीडे वीकेंड बनता है। इंशाल्लाह मैं हूँ तो यहीं पे, लेकिन अगर किसी वजह से मैं डिले हो गया या ना हो सका तो फिर ये वाला प्रोग्राम आपको रिपीट कर देंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।